नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज हम देखें हिंदी शिक्षण विधियों की श्रृंखला में कुछ और विधियां, 4 से 5 शिक्षण विधियां आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम कौन कौन सी विधि पढ़ने वाले हैं। एक बार मैं उनका नाम बता देता हूं और फिर विस्तार से हम उन विधियों को पढ़ने वाले हैं। साथियों देखो, पहली जो विधि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, व्यतिरेक विधि। क्या होती है व्यतिरेक विधि, है ना, और इसके गुण क्या होते हैं, इसके दोष क्या होते हैं, सारी अपन चर्चा इस पे करने वाले हैं। दूसरा देखिए, दूसरा अपन नाटक शिक्षण की कुछ विधियां यहाँ पे पढ़ेंगे। रंगमंच विधि, एक तो कौन सी पढ़ेंगे बोलो, रंगमंच विधि। और एक पढ़ लेंगे कक्षा अभिनय विधि। एक कौन सी पढ़ लेंगे, कक्षा अभिनय विधि। और एक हम गद्य शिक्षण की विधि यहाँ पढ़ेंगे, अर्थ उद्बोधन विधि। कौन सी पढ़ेंगे, अर्थ उद्बोधन विधि। और नेक्स्ट जो है वो हम दूरस्थ शिक्षण विधि क्या होती है उसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। सारी विधियों में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, सभी पे चर्चा की जाएगी। तो आपको इस वीडियो में बहुत आनंद आने वाला है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कौन सी विधि अपने यहाँ है। व्यतिरेक विधि। देखो, व्यक्तिरेक नहीं है, व्यतिरेक है। कौन सी विधि है, व्यतिरेक। इसको ऐसे शुद्ध लिखेंगे, देखिए, व्यतिरेक। व्यतिरेक विधि, व्यतिरेक विधि, या इसी को अपन व्यतिरेकी विधि भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, व्यतिरेकी। कई किताबों में व्यतिरेकी विधि भी लिखा हुआ जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसी का नाम व्यतिरेकी या इसी को व्यतिरेक विधि कहते हैं। अब क्या होती है, देखिए, पीपीटी डायरेक्ट नहीं पढ़ूंगा मैं, पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद पीपीटी से अपन पढ़ेंगे। तो आ जाइए, पहले अपन समझते हैं सर कि व्यतिरेक विधि क्या होती है। व्यतिरेक विधि क्या होती है, सुनो। व्यतिरेक विधि का सीधा सीधा मतलब यह है, व्यतिरेक विधि के लिए एक चीज तो यह है कि आपको एक भाषा आनी चाहिए। आपको एक भाषा आ रही है, मान लो आपकी मातृभाषा आ रही है और आपको दूसरी भाषा सीखनी है, तब यह विधि काम करती है। नंबर एक बात, यानी जैसे हमें अपनी मातृभाषा हिंदी आती है और मुझे अंग्रेजी सीखनी है, तो दूसरी भाषा सीखनी है, तब इस विधि का काम है, वरना इस विधि से हम भाषा सीख नहीं सकते। तो एक भाषा हमें आती है, उसके आधार पर दूसरी भाषा सीखेंगे। इसलिए मेन बात तो ये ध्यान रखेंगे कि ये द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है। कौन सी विधि है बताओ, पहली चीज तो क्या ध्यान रखेंगे, द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है। द्वितीय भाषा शिक्षण का सीधा सीधा मतलब ये है कि एक भाषा हमें जो आती है, हमारी मातृभाषा है, वो उसके अलावा कोई भाषा सीख रहे हो, वो द्वितीय भाषा। वो कौन सी है, द्वितीय भाषा। नॉर्मली अपन अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में सीखते हैं, अपने भारत में ये सिस्टम है। तो द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है। बोलो, पहली बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है, दोनों भाषाओं की तुलना की जाती है। इसमें सीधी सी बात ध्यान रखना कि जो, जैसे मान लो प्रथम भाषा मुझे हिंदी आ रही है, मुझे हिंदी भाषा आती है और मुझे अंग्रेजी सीखनी है, तो दोनों भाषाओं की क्या की जाती है, दोनों भाषाओं की तुलना करवाएंगे बच्चे से। दोनों भाषाओं की क्या करवाएंगे, तुलना करवाएंगे। जैसे देखो, इस तरह से पढ़ा सकते हैं बच्चे को। जैसे आप यूं कहो कि देखो बच्चों, हिंदी में तो अपन ऐसे वाक्य बनाते हैं, राम खाना खाता है। हिंदी में अपन वाक्य कैसे बनाते हैं बच्चों, राम खाना खाता है, ऐसे। तो फिर बच्चे को बताओगे, देखो हिंदी के वाक्यों में पहले कर्ता आता है, पहले कर्ता आता है यानी सब्जेक्ट आता है, फिर कर्म आता है ना। खाना क्या है, कर्म, ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में क्रिया है। देखो लास्ट में क्या है, क्रिया यानी वर्ब है। जबकि फिर को इंग्लिश के वाक्यों में देखना, इंग्लिश के वाक्यों में ऐसे आएगा, देखो बच्चों, राम ईट्स फूड। तो आप क्या कहोगे, देखो इसमें भी कर्ता तो पहले ही है, कर्ता तो पहले है, लेकिन दूसरे नंबर पे यहां पर क्रिया। तो अंग्रेजी में दूसरे नंबर पे क्रिया आती है, ऐसे समझाओगे, और तीसरे नंबर पे कर्म आता है। तो फिर आप क्या कहोगे कि देखो हिंदी और अंग्रेजी के वाक्यों में क्या समानता है, प्यारे बच्चों, कर्ता तो दोनों में ही पहला आएगा, ये तो हो गई समानता। फिर इसकी असमानता बताओ कि असमानता ये है कि अपने हिंदी में अपन कर्म पहले और क्रिया बाद में लिखते हैं, जबकि अंग्रेजी में क्रिया पहले आती है, कर्म उसके बाद में आता है। ये अंतर है। तो हमने क्या किया, हिंदी और अंग्रेजी की बताओ क्या करवा दी, तुलना करवा दी। तो तुलना करके सिखाया जाता है। इसमें मातृभाषा और द्वितीय भाषा को के बीच में तुलना करके बच्चे को शिक्षण प्रदान किया जाता है। क्या ध्यान रखना है, तुलना करके शिक्षण करवाया जाता है। तुलना करके क्या करवाते हैं, बोलो, शिक्षण करवाते हैं। किस किस का तुलना करते हैं सर, मातृभाषा की और द्वितीय भाषा की तुलना करते हैं।
कौन कौन सी भाषाओं की बताओ? मातृभाषा और यानी कहने का मतलब जो भाषा हमें आती है उसकी और जो भाषा हमें सीखनी है उसकी तुलना के द्वारा हमें सिखाया जाता है द्वितीय भाषा। नंबर एक बात। तुलना का मतलब क्या हुआ सर? तुलना का मतलब ये ध्यान रखना, तुलना का मतलब ये है कि बच्चों को दोनों भाषाओं की समानता क्या क्या है वो बताई जाएंगी, बच्चों को दोनों भाषाओं में असमानता क्या क्या है वो बताई जाएगी, या असमानता का ही मतलब आप समझ लो अंतर बताया जाएगा। तुलना का मतलब यह है कि दोनों भाषाओं में समानता क्या है, असमानता क्या है, अंतर क्या है वो बताया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना इसमें ज्यादा फोकस असमानता पर दिया जाता है। ज्यादा फोकस किस पर दिया जाता है बताओ? यानी समानता भी बताई जाती है, असमानता भी बताई जाती है, लेकिन ज्यादा फोकस असमानता या अंतर पर दिया जाता है। यानी बच्चे को यह कहा जाता है कि देख हिंदी में और अंग्रेजी में यह अंतर है, यह अंतर याद कर ले तू। समानता तो यह है, अंतर यह है, लेकिन अंतर याद करके फिर तू अंग्रेजी सीख सकता है। तो देखो इसमें प्रथम भाषा आती है, द्वितीय भाषा शिक्षण हम करते हैं तुलना करके, दोनों भाषाओं की तुलना करके बच्चे को सिखाया जाता है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे पूछ ले तुलना करके किस विधि में सिखाया जाता है? व्यतिरेक विधि में। इसीलिए ऐसे पूछ ले, इसी को तुलनात्मक विधि भी कहते हैं। इसी को बताओ क्या कह देंगे दोस्त? तुलनात्मक विधि। ये ध्यान रखना, तुलनात्मक विधि, ऐसे ध्यान रखना। और इसमें तुलना कैसे की जाती है? दोनों भाषाओं में समानता क्या है वो बताई जाती है, असमानता क्या है वो बताई जाती है, अंतर क्या है वो बताया जाता है, लेकिन ज्यादा फोकस समानता की बजाय किस पर होता है बताओ? असमानता पर। किस पर? असमानता पर। असमानता पर बताओ क्या होता है ज्यादा फोकस? असमानता लिख दिया था, असमानता पर बच्चे को ज्यादा फोकस करवा के जिससे वो बच्चा जल्दी सीखे। अब देखो बच्चे से तुलना करवाई जाती है, बच्चा खूब एक्टिविटी कर रहा है, इसलिए ये एक प्रकार की खेल विधि, ये एक प्रकार की बताओ क्या हो जाती है? खेल विधि, या ये एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक विधि है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई साथियों। क्या रखोगे बताओ? मनोवैज्ञानिक विधि है, बच्चा खुद तुलना कर रहा है और कर रहा है, खुद एक्टिविटी कर रहा है, तो मनोवैज्ञानिक। बोलो समझ में आ गई बात? अब भोलानाथ तिवारी अपने एक महोदय हो जाते हैं डॉक्टर, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है भाई। डॉक्टर, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी साहब हैं, उनको ये विधि बहुत पसंद आई। भोलानाथ तिवारी साहब को ये विधि बहुत पसंद आई और इन्होंने तो ये तक कह दिया, इतनी पसंद आई उनको कि भोलानाथ तिवारी साहब ने क्या कहा कि यह द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। क्या कह दिया तिवारी साहब ने? कि यह द्वितीय भाषा शिक्षण की बताओ कौन सी विधि है? सर्वोत्तम विधि है। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है भाई कि भोलानाथ तिवारी ने किस विधि को द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कहा है? तो कहा है कौन सी को बताओ? व्यतिरेक विधि को। तो ध्यान रखना द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है, तुलना करके शिक्षण करवाया जाता है ना। और तुलना कैसे करवाई जाती है? समानता, असमानता और अंतर बता के तुलना करवाई जाती है। ज्यादा फोकस असमानता पर करवाया जाता है ताकि बच्चा जल्दी सीखे। और तुलना करवाई जाती है इसलिए तुलनात्मक विधि भी कहते हैं, और इसमें बच्चा करके सीखता है इसलिए एक प्रकार की खेल विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। भोलानाथ तिवारी साहब को इतनी पसंद आई ये कि उन्होंने इसको भाषा शिक्षण की कौन सी? द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कहा है। अब देखो कई बार पूछ लिया जाता है इसमें कुछ गतिविधियां भी होती हैं। इसमें क्या होती है? कुछ गतिविधियां। गतिविधियां क्या होती है इसमें? ये ध्यान रखना, गतिविधियां, व्यतिरेकी विधि की गतिविधियां रीट में पूछी हुई है, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है? एक बच्चे को खड़ा किया, टीचर ने एक बच्चे को क्या किया बताओ? खड़ा किया। एक बच्चे को खड़ा किया, उसने कोई शब्द बोला, जैसे उसने बोला माता, फिर दूसरे बच्चों को खड़ा खड़ा किया, वो उसका विलोम शब्द बोलेगा पिता। फिर तीसरा बच्चा फिर से कोई शब्द बोलेगा जैसे राजा, फिर चौथा बच्चा उसका विलोम शब्द बोलेगा रंग। इस तरह से गतिविधि करवा के शिक्षण करवाया जाता है। तो गतिविधि में क्या होता है? एक बच्चा शब्द बोलेगा, दूसरा उसका विलोम, तीसरा फिर शब्द, चौथा फिर उसका विलोम। ऐसे ही कोई जरूरी नहीं विलोम शब्द ही, पर्यायवाची भी इस तरह से सिखाए जा सकते हैं और कोई भी इस तरह से सिखाया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा एक शब्द बोलता है, इसमें बच्चा एक शब्द बोलता है। बच्चा क्या बोलता है बताओ? एक शब्द बोलता है। वह दूसरा बच्चा उसका विलोम बोलता है, वह दूसरा बच्चा उसका क्या बोलता है? विलोम बोलता है। विलोम बोलता है। इस तरह की गतिविधियां भी इसमें होती हैं। और इसमें दो, ये सफल कब हो सकती है? बहुत ज्यादा सफल करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप तुलना तो करवा रहे हो दोनों भाषाओं की, तो दोनों भाषाओं का मिला के एक व्याकरण बना लेना। दोनों भाषाओं का मिला के एक वर्णनात्मक व्याकरण बना लेना, दोनों भाषाओं का एक। यानी हिंदी का अलग व्याकरण होता है, अंग्रेजी का अलग, लेकिन दोनों भाषाओं का मिला के एक वर्णनात्मक तुलनात्मक व्याकरण अपन बना लेना, तो ये विधि ज्यादा सफल हो सकती है। अब देखो समझ में आ गई होगी, सुनते जाओ।
देखो, द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि ध्यान रखना, इसमें दोनों भाषाओं में समानता असमानता अंतर, समानता असमानता अंतर का मतलब तुलना करवाई जाती है दोनों भाषाओं की, बताते हुए दोनों भाषाओं की तुलना ये ध्यान रखेंगे की जाती है, तुलना की जाती है, तो विधि कौन सी हो गई? तुलनात्मक। बताओ क्या हो गई? तुलनात्मक। तुलनात्मक सही है ये, तुलनात्मक विधि। और करके सीखता है बच्चा, मनोवैज्ञानिक विधि और खेल विधि भी है भाई, ध्यान रखना, एक प्रकार की क्या है? खेल विधि, ये ध्यान रखना। फिर इसमें अच्छा एक बात ध्यान रखना, इसमें व्याकरण के नियम अलग से बच्चे को रटवाए नहीं जाते, इसमें तुलना कर करके सिखाए जाते हैं। व्याकरण के नियम भी क्या करते हैं? तुलना कर करके, बुला बुला के, उच्चारण करवा करवा के सिखाए जाते हैं है ना। कभी भी व्याकरण के नियम अलग से रटवाए नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि मनोवैज्ञानिक का तो रटवाने का तो सवाल ही नहीं होता। तो ध्यान रखना, इसमें व्याकरण शिक्षण साथ में ही करवाया जाता है। क्या ध्यान रखोगे? एक चीज वहां मैंने बताई नहीं थी, क्या ध्यान रखोगे? इसमें व्याकरण शिक्षण भी साथ में ही होगा। यानी आप अंग्रेजी सीख रहे हो तो अलग से अंग्रेजी की व्याकरण अलग से नहीं पढ़ाएंगे, टेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेसिव वॉइस अलग से नहीं, तुलना करवा करवा के ही पढ़ाएंगे, उनको भी बुलवा बुलवा के पढ़वाएंगे, तो अलग से नहीं पढ़ाए जाते, अलग से नियम रटवाए नहीं जाते। तो इसमें व्याकरण ज्ञान अध्ययन के साथ ही चलता है, ये ध्यान रखना। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने की जगह भाषाई कौशलों का अर्जन व अभ्यास अधिक उपयोगी माना जाता है। तो भाषा मतलब कौशलों के माध्यम से सिखाते हैं, व्याकरण के नियमों को रटवाया नहीं जाता है ना, वैसे तुलना कर करके ही सिखाते हैं। सफलता देखो मैंने क्या कहा, ये कब सफल हो सकती है? जब मातृभाषा और द्वितीय भाषा का ऐसा वर्णनात्मक व्याकरण बनना चाहिए जो दोनों के सही रूप को व्यक्त कर सके। ये नीचे ऐसे है, व्यक्त कर सके, व्यक्त कर सके, यानी दोनों का मिला के एक ऐसा व्याकरण बना लो, तुलनात्मक व्याकरण, तो ज्यादा सफल होगी ये विधि। फिर देखो उसके बाद देखो कुछ और है, क्या है? यह एक प्रकार की खेल विधि है, पीछे बता दिया। गतिविधि क्या होती है? देखो, एक छात्र शब्द बोलता है तथा दूसरा छात्र उसका विलोम शब्द बताता है, जैसे माता पिता, सत्य असत्य। पर्यायवाची का भी कर सकते हो भाई, एक छात्र ने शब्द बोला, फिर दूसरा उसका एक पर्यायवाची बताएगा, फिर तीसरा उसका एक और पर्यायवाची बनेगा, ऐसे भी। और दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी को तो ये विधि इतनी पसंद आई कि इन्होंने इसे द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कह दिया कि भाई ये तो मुझे तो सबसे बेस्ट लगती है। कौन सी? व्यतिरेक विधि। कौन सी विधि बोलो? व्यतिरेक। और मुख्य रूप से, ये लास्ट पॉइंट है, मुख्य रूप से असमानता पर बल, यानी बच्चों को दोनों भाषाओं की समानता बताई जाती है, असमानता, दोनों चीजें बताई जाती है, लेकिन ज्यादा जोर असमानता पर देते हैं, क्योंकि असमानता या अंतर के आधार पर वो दूसरी भाषा को टेकल कर लेगा या सीख लेगा। अब है अर्थबोध या उद्बोधन विधि। आज की बोलो, व्यतिरेक विधि समझ में आ गई क्या? तुलना कर करके सिखाया जाए, अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाया जाए, है ना, तुलना, दो भाषाओं की तुलना की जाए तो व्यतिरेक विधि हो जाती है। द्वितीय भाषा शिक्षण की भोलानाथ तिवारी ने सबसे बढ़िया विधि कही, बच्चे कर करके सीखते, इसलिए मनोवैज्ञानिक खेल विधि। बहुत सारे पॉइंट देखो याद हो जाते हैं। अब है अर्थबोध विधि, कौन सी आ जाती है बताओ? अर्थबोध विधि, सुनो, अर्थबोध विधि, अर्थबोध विधि या उद्बोधन विधि, अर्थबोध विधि या उद्बोधन विधि, अर्थबोध या उद्बोधन विधि। सुनो ध्यान से सुनना प्यारे साथियों। अर्थबोध का मतलब क्या है? देखो, एक तो कोई टीचर पद्य पढ़ाता है, अपने को पद्य शिक्षण करवाता है, मान लो पद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण का मान लो आपको कविता पढ़ा रहा है कोई, पद्य का मतलब क्या हो? जैसे कविता पढ़ा रहा है, कोई दोहा पढ़ा रहा है, तो उस समय तो टीचर क्या करता है? जब हमें टीचर कविता पढ़ाएगा, कोई दोहा पढ़ाएगा, कोई पद पढ़ाएगा, तो वो क्या करेगा? कठिन शब्दार्थ जो है ना पाठ के, वो पहले ही पढ़ा देगा, कठिन शब्दार्थ पहले ही बता देगा या पहले ही लिखवा देगा। भाई अपने को शिक्षक, जैसे मान लो मैंने 11वीं कक्षा को कविता पढ़ाई, बादल को गिरते देखा है, तो उसमें इतने शब्दार्थ आते हैं कि पहले अलग से शब्दार्थ लिखाता हूं मैं, फिर पाठ पढ़ाता हूं। पद्य शिक्षण में तो ऐसा होता है। लेकिन जैसे ही मैं जाऊंगा भक्तिन पढ़ाने 12वीं क्लास को, तो बताओ गद्य का पाठ हो गया, वो कौन सा पाठ हो गया? सुनो, वो जैसे मैंने भक्तिन पढ़ाया, तो भक्तिन कौन सा पाठ हो गया? गद्य का, यानी कोई नाटक हुआ, कहानी हुई, है ना, एकांकी हुई, ये गद्य गद्य के अंतर्गत आते हैं। निबंध हुआ, है ना, उपन्यास हुआ, ये गद्य के अंतर्गत आते हैं। तो गद्य अगर मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, बताओ कभी आपको टीचर ने गद्य पढ़ाते समय शब्दार्थ अलग से लिखाए है क्या? नहीं लिखाए। तो पद्य शिक्षण में तो पहले ही शब्दार्थ लिखा देते हैं, लेकिन गद्य शिक्षण में अलग से शब्दार्थ नहीं लिखाते। क्यों? क्योंकि कोई एक आधा कठिन शब्द होता है, बाकी समझने वाले शब्द होते हैं गद्य में। अब मान लो पढ़ाते पढ़ाते बीच में शब्द आ गया, मान लो मैं भक्तिन पाठ पढ़ा रहा हूं बच्चों को, और भक्तिन पाठ पढ़ाते पढ़ाते बीच में शब्द आ गया अलगोजा, बीच में शब्द क्या आ गया? अलगोजा। अब मैंने पहले तो इसमें लिखाया ही नहीं ना, बच्चों को शब्दार्थ लिखाया ही नहीं ना, तो अब मैं क्या करूं? अलगोजा शब्द आ गया, बच्चों ने पूछा सर अलगोजा क्या है?
तो पहले मैंने चूंकि शब्दार्थ नहीं लिखा है, इसलिए मुझे पाठ पढ़ाते पढ़ाते उसी समय अलगोजा शब्द का अर्थ बताना पड़ेगा कि भाई बच्चों, अलगोजा शब्द का अर्थ होता है बंटवारा। अलगोजा शब्द का अर्थ होता है बंटवारा। यानी कहने का मतलब एक बात तो सर हमें यह समझ में आ गई कि यह गद्य शिक्षण की विधि है। कौन सी है बताओ? गद्य शिक्षण की विधि। क्यों? क्योंकि पद्य में तो हम पहले से ही शब्दार्थ बता देते हैं, बच्चों को पहले लिखा देते हैं। गद्य शिक्षण में क्या करेंगे कि कोई कठिन शब्द का अर्थ पाठ पढ़ाते समय ही बताएंगे, क्योंकि एक आधे कठिन शब्द होते हैं उनको पहले तो हम लिखाते नहीं गद्य पढ़ाते समय, तो पाठ के साथ ही। यानी हम यूं कह सकते हैं कि गद्य पढ़ाते समय सुनना ध्यान से, गद्य पढ़ाते समय आए कठिन शब्दों का अर्थ, आए कठिन शब्दों का अर्थ पाठ के साथ ही बताना। अर्थ पाठ के साथ ही बताना। क्यों भाई पाठ के साथ ही क्यों बताना पड़ा? क्योंकि हम पहले से नहीं बता रहे। पहले से तो हम कविता और पद्य पढ़ाते हैं तो पहले से शब्दार्थ लिखाते हैं, लेकिन गद्य में नहीं लिखाता टीचर। ये कमी मान लो चाहे कुछ भी मान लो, तो कोई कठिन शब्द आया तो पाठ के साथ ही उसका अर्थ बताना पड़ेगा। अब सुनो, ये पाठ के साथ जो कठिन शब्द आए उनका अर्थ बताने में वो या तो व्याख्या विधि का प्रयोग कर सकता है, वो संधि विच्छेद करके अर्थ बता सकता है। ध्यान रखना, वो अर्थ कैसे बता सकता है? संधि विच्छेद करके। वो विलोम शब्द द्वारा उसका अर्थ स्पष्ट कर सकता है। कैसे? अभी समझाऊंगा मैं। और वो पर्यायवाची शब्द द्वारा उसका अर्थ स्पष्ट कर सकता है। यानी कोई कठिन शब्द है ना, उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए वो व्याख्या कर सकता है, वो संधि करके बता सकता है, उसकी संधि विच्छेद करके बता सकता है उसका अर्थ। विलोम शब्द के द्वारा उसका अर्थ स्पष्ट कर सकता है पर्यायवाची शब्द द्वारा। कैसे? मान लो कोई शब्द आया जैसे शब्द आया अत्यावश्यक। शब्द क्या गया? अत्यावश्यक। तो बच्चों ने पूछा सर ये अत्यावश्यक शब्द का अर्थ बताओ। बीच में अर्थ आ गया, आपने पहले, मैंने क्या कहा? पहले आपने शब्दार्थ नहीं लिखाए, पद्य में लिखाते हैं लेकिन गद्य में नहीं लिखाते। बीच में कोई कठिन शब्द आया उसका अर्थ तुरंत बता देना पाठ के साथ, वो ही अर्थबोध या उद्बोधन विधि है। समझ गए? पद्य में हम पहले से अर्थ बताते हैं इसलिए ये विधि नहीं चलती, गद्य में चलती है। किसमें चलती है? गद्य में। सुनो, अब अत्यावश्यक शब्द आया तो टीचर क्या कहेगा? देखो पहले इसका संधि विच्छेद करो बच्चों। इसका संधि विच्छेद होता है अति प्लस आवश्यक। और बच्चों अति का अर्थ होता है बहुत, अति का अर्थ होता है बहुत, और आवश्यक का अर्थ होता है जरूरी। तो बच्चों अत्यावश्यक का अर्थ हो गया बहुत जरूरी। बताओ क्या अर्थ हो गया? वो क्या बताएगा? बताओ संधि के द्वारा अर्थ स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? तो ऐसे संधि के द्वारा भी वो टीचर उसका अर्थ स्पष्ट कर सकता है। इस तरह से भी वो स्पष्ट कर सकता है। विलोम शब्द द्वारा भी कर सकता है। जैसे मान लो शब्द आ गया अहित, तो वो कहेगा बच्चों हित का पता है क्या तुमको? क्या सर हित का तो हमें पता है, हित का अर्थ तो भला होता है, तो ये हित का विलोम शब्द है, बताओ इसका क्या अर्थ होगा? तो बच्चे कहेंगे हित का विलोम शब्द है, इसका मतलब तो इसका अर्थ हो जाएगा बुरा। क्या हो जाएगा? बुरा। तो इसे विलोम शब्द द्वारा, पर्यायवाची द्वारा, संधि विच्छेद द्वारा, व्याख्या द्वारा, कैसे भी वो चाहे उस शब्द का अर्थ स्पष्ट करेगा। और पाठ पढ़ाते पढ़ाते करेगा, पाठ से पहले शब्दार्थ अलग से नहीं लिखाएगा, ये ध्यान रखना। तो क्या ध्यान रखना है इसमें? पाठ पढ़ाते पढ़ाते ही, और बीच में जो कठिन शब्द आए तो पाठ पढ़ाते पढ़ाते उनका, पाठ के साथ ही उनका क्या बता देगा? अर्थ बता देगा। तो इसमें वो कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए व्याख्या, संधि विच्छेद, विलोम शब्द, पर्यायवाची के माध्यम से उसका अर्थ स्पष्ट कर सकता है। बस सीधी सी। आ जाओ देखो, गद्य शिक्षण की विधि है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। गद्य पढ़ाते समय पाठ में आने वाले कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना पाठ के साथ ही। अर्थ कभी स्पष्ट कर देगा? पाठ के साथ ही, पाठ से पहले नहीं, पाठ पढ़ाने से पहले नहीं, पाठ के साथ साथ ही कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना। कठिन शब्दों का अर्थ बताने के लिए शिक्षक चाहे तो व्याख्या कर सकता है, चित्र, मॉडल, देखो वो चित्र और मॉडल के द्वारा भी अर्थ स्पष्ट कर सकता है, संधि विच्छेद के द्वारा अर्थ बता सकता है, पर्यायवाची द्वारा बता सकता है, विलोम शब्द, इनके द्वारा वो अर्थ स्पष्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है मैंने डिटेल से ढंग से समझा दिया। अर्थबोध विधि समझ में आ गई क्या? आ गई। बताओ पद्य शिक्षण की है या गद्य शिक्षण की? गद्य शिक्षण की। पाठ पढ़ाते समय तुरंत उसी समय अर्थ बताएगा। कोई कठिन शब्द आ गया उसका संधि विच्छेद के माध्यम से भी बता सकता है, विलोम शब्द के माध्यम से भी बता सकता है, पर्यायवाची के माध्यम से भी बता सकता है। चलो आगे देखो। उसके बाद में देखो अगली, अब नाटक शिक्षण की दो विधियां आ रही हैं यहाँ पर। नाटक शिक्षण की कितनी विधियां आ रही हैं? दो। सुनो, नाटक शिक्षण की विधियां आ रही हैं, दो विधियां आएंगी। अब सुनो, तो पहले अपन पढ़ लेते हैं रंगमंच विधि। कौन सी विधि? रंगमंच विधि। रंगमंच विधि। पहले कौन सी विधि आ गई? रंगमंच विधि। रंगमंच का सीधा सीधा मतलब ये मान लो, यहां रंगमंच का क्या मतलब है सर? नाटक अभिनय के लिए बना मंच। नाटक अभिनय के लिए बना मंच।
यानी सीधा सा अगर मैं आपको कहूं, वैसे तो थिएटर होता है शहरों में बड़ा, यानी आप 15 अगस्त है, 15 अगस्त में मान लो आपकी स्कूल में स्टेज लगाया गया है तख्ते का या चबूतरे पर या ट्रॉली पर, स्टेज लगाया गया है। वो स्टेज, वो रंगमंच है, उस पर अगर नाटक हो रहा ना, वो रंगमंच हो गया। वो बताओ क्या हो गया? रंगमंच। तो उस रंगमंच पर किसी नाटक का अभिनय करवाया जाएगा बच्चों से। जैसे मान लो बच्चों को पन्नाध्याय, चंदन, बनवीर, उदय सिंह, इनकी कहानी बच्चों को याद करवानी है। तो क्या करेंगे, 3-4 बच्चों को 3-4 दिन तैयारी करवाएंगे और वो नाटक के रूप में वो चीज दिखाएंगे। फिर दूसरे दिन बच्चे को पूछेंगे, बोलो पन्नाध्याय कौन थी? बच्चा बता देगा। पन्नाध्याय ने उदय सिंह को कैसे बचा लिया? बच्चा बता देगा। तो कहने का मतलब किसी शिक्षण सामग्री को नाटक के माध्यम से अभिनय करवाते हुए और सिखाना, है ना। यानी किसी स्टेज के ऊपर किसी नाटक का अभिनय करते हुए शिक्षण कार्य करवाया जाता है। वैसे इसको एग्जैक्ट शिक्षण कार्य न कह के ऐसे मान लो कि कोई चीज सिखानी है तो नाटक के रूप में उसको स्टेज के ऊपर उसका मंचन करवाना, वो क्या हो गया? रंगमंच विधि हो गई। अगर उसका कक्षा में अभिनय करवाएंगे तो वो कक्षा अभिनय विधि होगी। तो क्या ध्यान रखेंगे इसमें? इसमें बच्चों द्वारा कहां पर बताओ? रंगमंच पर। ध्यान रखना, बच्चों द्वारा रंगमंच पर नाटक का अभिनय किया जाता है। नाटक का क्या किया जाता है? बोलो, अभिनय किया जाता है। बच्चों द्वारा भी हो सकता है और कोई से भी करवा सकते हो कोई। तो रंगमंच पर नाटक का अभिनय करवा दिया और नाटक का अभिनय करवाया तो बच्चों ने उसको देखा और देख करके सीख गए। बच्चों ने नाटक को देखा और देख करके बताओ क्या हो गए? सीख गए। तो एक आप ये कह सकते हो कि इसमें बच्चे देख कर सीखते हैं और बच्चे क्या कर लिए? देख कर सीखते। बच्चों ने देखा और देख करके क्या हो गई? बताओ, सीख गए। दूसरे दिन बच्चों को पूछो, बताओ चंदन कौन था? वो कहेंगे पन्नाध्याय का बेटा था। पन्नाध्याय का क्या था? बेटा। बता देंगे, क्यों? क्योंकि पहले दिन उन्होंने नाटक देखा है। तो रंगमंच पर नाटक का अभिनय करवाना और फिर बच्चों को दिखाना और बच्चे देख देख करके सीखें, ये हो गई रंगमंच विधि। ये क्या हो गई? बताओ, रंगमंच विधि। अब सुनो, अब इसमें आप कह सकते हो सर गुण बता दो, इसके गुण बता दो। खैर, गुण देखो सीधी सीधी। पहली बात तो बताओ, एक तो बच्चों को नॉर्मल में कक्षा में जाके बताऊं पन्नाध्याय और चंदन का, बनवीर का प्रकरण, आधे बच्चे तो ध्यान देंगे, आधे देंगे नहीं। लेकिन नाटक के रूप में उनको दिखाया तो सारे बच्चे रुचि से देखेंगे कि नहीं देखेंगे? और नाटक चाल रहे देखेंगे। तो पहली बात तो रुचिकर। पहला तो क्या लिख सकते हो? ये विधि कैसी हो गई? रुचिकर, यानी बच्चे रुचि से इसको सीखेंगे। दूसरी देखो ये आ गई, देख कर सीखते हैं। बच्चे बताओ कैसे सीखते हैं? देख कर सीखते हैं। देख कर क्या करते हैं? बताओ, सीखते हैं। इसलिए प्राप्त ज्ञान स्थायी होगा। प्राप्त ज्ञान क्या होगा? बताओ, स्थायी। बताओ, गुण समझ में आ रहे हैं क्या? गुण समझ में आ रहे हैं सर? रुचिकर है, रुचि से देखेंगे और देख करके सीख रहे हैं, तो प्राप्त ज्ञान क्या होगा? बताओ, स्थायी। दोष में क्या क्या लिख सकते हैं सर? दोष में देखो, बताओ खर्चा कैसा लग रहा है? ज्यादा। नंबर एक बात तो क्या कर सकते हो? खर्चा कैसा लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। पैसे लगेंगे ना, बच्चों के कॉस्ट्यूम भी लाने पड़ेंगे, बच्चों के आपको क्या नाम है, स्टेज के लिए भी पैसे लगेंगे, सारी चीजों के पैसे लगेंगे, तो खर्चा ज्यादा। बताओ समय क्या लगेगा? ज्यादा। समय क्या लगेगा? ज्यादा। ये ध्यान रखना, समय क्या लगेगा? ज्यादा। कैसे? मान लो एक तो मैंने बच्चों को कहा कि पन्नाध्याय बनवीर की कहानी 2 मिनट में सुना दी कक्षा में, और नाटक वो करेंगे तो 4-5 दिन तो तैयारी करेंगे, फिर उसको मंचन करेंगे आधे पौन घंटे। टाइम लगा कि नहीं लगा? टाइम ज्यादा लगता है। श्रम क्या लगता है? बताओ, ज्यादा। श्रम क्या लगता है? ज्यादा। अच्छा, इसकी जो सफलता है वो बच्चे के अभिनय पर निर्भर है। ध्यान रखना, अगर बच्चे सही अभिनय नहीं कर पा रहे हैं, हंस रहे हैं बीच बीच में, तो ढंग से, फिर ये सफल नहीं है ये विधि। तो सफलता किस पर निर्भर करती है? बच्चे के अभिनय पर। बच्चे के अभिनय पर निर्भर करती है। बच्चे के अभिनय पर निर्भर करती है। बोलो, अब इसी में अगर मैं ये कह दूं, यानी स्टेज पर, रंगमंच का मतलब क्या हुआ? स्टेज पर नाटक करवाया जाए, वो रंगमंच विधि। अब मैं कह दूं अगर कक्षा में नाटक करवा लूं तो वो क्या हो जाएगी? बताओ, आपके कक्षा अभिनय विधि। तो ये ध्यान रखना, मैं बार बार नाटक नाटक बोल रहा हूं, लेकिन एक बात तो बताई नहीं, ये नाटक शिक्षण की विधि है। बताओ कौन सी विधि है? नाटक शिक्षण की क्या हो जाएगी दोस्त? विधि। तो नाटक शिक्षण की 2 विधियां आप याद रखना, रंगमंच विधि और कक्षा अभिनय विधि। स्टेज पर नाटक करवाया, रंगमंच विधि, और कक्षा में करवाया, कक्षा अभिनय विधि। सुनो सुनो ध्यान से, देखो रंगमंच विधि आपको पढ़ाते हैं पीपीटी की सहायता से। नाटक शिक्षण की विधियां इंपॉर्टेंट, रंगमंच विधि और कक्षा अभिनय विधि दोनों किसकी विधि है? बताओ, नाटक शिक्षण की। रंगमंच पर छात्रों द्वारा नाटक का प्रदर्शन किया जाता है। गुण देखो, देखकर सीखने के कारण प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, छात्र बड़े रुचि लेकर के इसको देखेंगे। दोष क्या है?
सफलता छात्रों के अभिनय पर निर्भर है। अगर बच्चे ढंग से कर ही नहीं पा रहे हैं तो फिर ये विधि सफल नहीं है। खर्चीली है, खर्चा लगेगा कॉस्ट्यूम का, स्टेज का, श्रम ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आ जाओ कक्षा अभिनय। अब क्या आ जाएंगे? कक्षा अभिनय। कक्षा अभिनय प्रणाली, या इसकी संधि कर देंगे तो कहेंगे कक्षा अभिनय प्रणाली। कक्षा अभिनय प्रणाली, सुनो ध्यान से। कक्षा अभिनय प्रणाली देखो, रंगमंच भी दिया है एक तरह से ये। जैसे आपने कभी छठी सातवीं में आप पढ़े हो तो आपने देखा होगा, मान लो नाटक चल रहा है, मान लो अंधेर नगरी नाटक है, भारतेंदु का एक नाटक है अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी नाटक आया मान लो आपके। अब अंधेर नगरी नाटक में मान लो पात्र आए कुछ, जैसे राजा आया, राजा आया, वजीर आया, साधु आया, ये कुछ पात्र हैं उसके, मजदूर आया, ये कुछ पात्र हैं, दुकानदार आया। 5 पात्र मान लो उस नाटक में। तो टीचर क्या करता है, बच्चे को क्या कहेगा, भाई तू तो देख राजा है, तू वजीर है, तू साधु है, तू मजदूर है और तू दुकानदार है। और क्या करना, जब राजा का ना, राजा के संवाद आए ना, तब तो तेरे को बोलना है, वजीर क्या है तब तू बोलना, साधु आए जब तू बोलना, मजदूर आए जब तू बोलना, और दुकानदार आए जब तू बोलना। और वो बच्चों से बुलवाता है। अपनी क्लासों में तो इतना ही किया जाता है, लेकिन टीचर ये भी कर सकता है कि उनको आगे बुला के अभिनय भी करवाए कक्षा में। तो वो भी एक तरह से कक्षा अभिनय हो गया, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं, इसका मतलब अभिनय की कैटेगरी में आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर नाटक करवा रहा है, लेकिन कहां पर अभिनय करवा रहा है, स्टेज पर नहीं, कक्षा में ही। तो कक्षा अभिनय बस। रंगमंच में स्टेज पर नाटक हो रहा था, यहाँ पर कहां पर होगा, कक्षा में ही। तो पहली बात तो नाटक नाटक, इसलिए कौन सी विधि हो गई, नाटक शिक्षण की। तो देखो नाटक शिक्षण की 2 विधियां आ गई हैं आज। एक तो कक्षा अभिनय प्रणाली, यानी कक्षा में करें नाटक, एक बाहर नाटक करें स्टेज पर, तो वो रंगमंच प्रणाली। और इसमें क्या होता है, कक्षा अभिनय तो हम क्या कहेंगे, कक्षा में ही बच्चा अभिनय करता है। बच्चे कक्षा में ही क्या किया कक्षा में ही नाटक का क्या किया जाता है, बोलो, अभिनय। नाटक का क्या किया जाता है दोस्तों, अभिनय। ठीक है, गुण बताओ सर। गुण सेम टू सेम वही ले लो, लगभग, थोड़ा सा फर्क हो सकता है, गुण वही ले लो सेम टू सेम। देखो क्या, पहली बात तो करके सीख रहे हैं बच्चे, बच्चे सॉरी करके नहीं, देख करके, देख करके सीख रहे हैं, इसलिए प्राप्त ज्ञान स्थायी। देख कर सीख रहे हैं इसलिए प्राप्त ज्ञान, बताओ क्या हो जाएगा, स्थायी। प्राप्त ज्ञान क्या हो जाएगा, स्थायी। और बताओ रुचि लेंगे क्या, बिल्कुल लेंगे, तो रुचिकर। गुण तो वो के वही हो गए। दोष में देखो, दोष में एक चीज इसमें कम कर देना, खर्चा इसमें इतना ज्यादा नहीं होता। भाई कक्षा में बच्चे जिस कॉस्ट्यूम में है ना, उसी में उनको खड़ा किया और उसी में उनको बुलाया, इसका मतलब एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं लगा। बच्चे कक्षा में आए, जैसे और सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसी खर्चे में ये चीज भी हमने कर दी। तो खर्चीली को हटा देना इसमें खाली, क्यों, क्योंकि कक्षा में आप बिना कॉस्ट्यूम के ही और अभिनय करवा रहे हो, ये ध्यान रखना। तो इसमें दोष में आप क्या लिख दोगे, पहली बात तो समय तो ज्यादा लगेगा, ये तो ध्यान रखना, समय तो क्या लगेगा, ज्यादा। बहुत ज्यादा तो नहीं लगेगा लेकिन लगेगा। श्रम भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग बोलेंगे, तो श्रम ज्यादा लगेगा। खर्चे वाला पॉइंट हटा देना, खर्चे वाला पॉइंट हटा देना। एक इसमें यह ध्यान रखना कि सामान्य परिस्थितियों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों का मतलब नॉर्मल बच्चा जैसे डेली स्कूल में आता है तो उससे आराम से करवा सकते हुए, सामान्य परिस्थितियों में भी ये संभव है, ये ध्यान रखना। यानी ऐसे नहीं कि स्टेज चाहिए, कॉस्ट्यूम चाहिए, नॉर्मल परिस्थितियों में इसका आराम से यूज कर सकते हो। तो एक बात ध्यान रखना, रंगमंच प्रणाली में जहां नाटक शिक्षण, नाटक रंगमंच पर करवाया जाता है, कक्षा अभिनय में कक्षा में करवाया जाता है, बस यही फर्क है। सुनो, देखो, नाटक शिक्षण की प्रणाली है और अध्यापक के निर्देशन में कक्षा कक्ष में ही, ये ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना। बच्चों द्वारा अभिनय, गुण क्या है, छात्र रुचि भी लेंगे और सामान्य परिस्थितियों में ये प्रयोग इसका संभव है। और देखकर सीखते हैं, देख करके सीखते हैं इसलिए प्राप्त ज्ञान स्थायी। वो भी क्या लिख सकते हो कि देखकर सीखते हैं इसलिए प्राप्त ज्ञान क्या हो जाएगा, बताओ, स्थायी। ये भी ऐड कर लेना, पीछे करवा दिया मैंने, प्राप्त ज्ञान स्थायी। दोष क्या है, समय और श्रम अधिक है, खर्चा मत जोड़ देना, खर्चा इसमें इतना ज्यादा नहीं होता, बिना खर्चे के भी कर सकते हैं आप। अब देखो, अब आ जाती है दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली ये क्या होती है सर, सुनो। देखो, आज हमने व्यतिरेक पढ़ा, व्यतिरेक के बारे में मैं बता दूं, द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है। इसमें प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के मध्य में तुलना करके बच्चे को ज्ञान प्रदान किया जाता है, बच्चे को सिखाया जाता है। इसमें दोनों भाषाओं में क्या समानता है, क्या असमानता और अंतर है, ये बताते हुए तुलना करवाई जाती है, इसलिए इसे तुलनात्मक विधि भी कहते हैं। समानता की बजाय असमानता पर ज्यादा जोर दिया जाता है। करके बच्चा सीखता है, इसलिए खेल विधि और मनोवैज्ञानिक विधि है।
है ना। एक बच्चा विलोम शब्द बोले, एक बच्चा शब्द बोलेगा, दूसरा उसका विलोम शब्द बोलेगा। अर्थबोध में क्या होगा, पद्य शिक्षण में तो शिक्षक क्या है कि पहले ही अर्थ बता देता है, तो पद्य शिक्षण तो अलग हो गया है, लेकिन गद्य शिक्षण में पहले से उसने शब्दार्थ नहीं बताए, तो पाठ के साथ साथ ही वो कठिन शब्दों के अर्थ बताएगा, व्याख्या द्वारा, संधि विच्छेद द्वारा, विलोम शब्द द्वारा, तो वो हो गया। उसके बाद रंगमंच विधि में बच्चा रंगमंच पर यानी स्टेज पर नाटक का अभिनय करता है, और बच्चे देख करके सीखते हैं, तो प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, लेकिन वो बच्चे के अभिनय पर कहीं ना कहीं निर्भर करता है, समय ज्यादा लगता है, खर्चा ज्यादा लगता है, श्रम ज्यादा लगता है। कक्षा अभिनय में कक्षा में अभिनय करवा देंगे, ये सेम लगभग वही प्रणाली है, खर्चा इसमें नहीं लगेगा कक्षा अभिनय में। अब दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, अब कौन सी आ जाएगी बताओ दोस्तों, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। सुनो, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, क्या सर ये क्या है, सुनो सारे। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, देखो नॉर्मली अपने परंपरागत शिक्षा पद्धति क्या रही है, आज भी लगभग यही है, या कोरोना काल से पहले तक अगर अपन बात करें कि कोरोना काल से पहले तक अपने शिक्षण पद्धति यही रही है कि टीचर सामने रहता है, बच्चे उसके सामने रहते हैं, यानी शिक्षक और छात्र आमने सामने रह करके पढ़ते और पढ़ाते हैं। यानी शिक्षण की क्रिया में शिक्षक और छात्र आमने सामने रहते हैं। यानी हमारी परंपरागत प्रणाली क्या है, सुनो, हमारी परंपरागत शिक्षण प्रणाली ये कहती है जिसमें शिक्षक, जिसमें कौन बताओ, शिक्षक और छात्र, बताओ कौन कौन, शिक्षक और छात्र कहां रहते हैं, आमने सामने रहते हैं, आमने सामने। यानी मैं पढ़ा रहा हूं, मान लो मैं, मेरी बात नहीं कर रहा, लेकिन कक्षा में मान लो मैं पढ़ा रहा हूं 12वीं कक्षा को, तो मेरे स्टूडेंट मेरे सामने हैं और मैं उनके सामने हूं। यह परंपरागत शिक्षण प्रणाली हो गई। लेकिन आज के जमाने में एक शिक्षण प्रणाली ऐसी भी है जिसमें शिक्षक और छात्र आमने सामने नहीं हो तो भी शिक्षण कार्य हो सकता है। यानी शिक्षक और छात्र एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, एक दूसरे से दूर हैं, फिर भी शिक्षण कार्य करते हैं, तो वो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली हो गई। सर ऐसी कौन सी प्रणाली है, अरे ऐसी प्रणाली बहुत है, सुनो। जैसे ऑनलाइन शिक्षण, सुनना, ऑनलाइन शिक्षण, ऑनलाइन शिक्षण बताओ, जैसे मैं करवा रहा हूं आपको ऑनलाइन शिक्षण, या कोई टीचर मान लो लाइव क्लास के माध्यम से आपको पढ़ा रहा है, क्या वो आपके सामने है, अरे स्क्रीन पे भले आपके सामने हो, लेकिन आपके सामने थोड़ी बैठा है वो, आप बांसवाड़ा में बैठे हो, वो झुंझुनू से बैठा पढ़ा रहा है, वो जयपुर से पढ़ा रहा है, बताओ वो आपके सामने है क्या, सामने तो नहीं है सर, दूर है। ऑनलाइन शिक्षण, ऑनलाइन शिक्षण जैसे लाइव क्लास, सुनो, लाइव क्लास, मान लो रिकॉर्डेड क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, और क्या होता है सर, जूम मीटिंग, और इन सबको, इस ऑनलाइन शिक्षण को वर्चुअल क्लास भी बोलते हैं, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, वर्चुअल क्लास भी इसको बोलते हैं। तो ये सारी की सारी, इसमें बताओ शिक्षक और छात्र आमने सामने नहीं है। बताओ टेलीविजन पे कोई, टेलीविजन शिक्षण, इसका एक उदाहरण क्या और हो गया, टेलीविजन शिक्षण। बताओ टेलीविजन में कोई शैक्षिक प्रोग्राम आ रहा है, मान लो, है ना, मान लो समीकरण पढ़ा रहा है कोई व्यक्ति टेलीविजन पे, इस टेलीविजन का प्रसारण कहां से हो रहा है, दिल्ली से, इसका मतलब वो दिल्ली में बैठा है, आप पढ़ रहे हो, आप कहां बैठे हो, राजस्थान में, बताओ दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो क्या, नहीं, दूर है। तो टेलीविजन शिक्षण भी इसका उदाहरण हो गया। रेडियो शिक्षण, इसका एक उदाहरण हो गया, रेडियो शिक्षण, क्या हो गया, रेडियो शिक्षण। रेडियो शिक्षण कैसे, रेडियो पर कोई शिक्षण प्रोग्राम आ रहा है, मान लो जयपुर से प्रसारित हो रहा है, आप सीकर में बैठ के उसको देख रहे हो, तो आमने सामने नहीं है शिक्षक और छात्र, इसका मतलब दूरस्थ शिक्षण हो गया। इसके अलावा कोटा ओपन, कोटा ओपन, सुनना, कोटा ओपन, कोटा ओपन, इग्नू, है ना, ओपन बोर्ड, ओपन बोर्ड, ओपन बोर्ड, ओपन बोर्ड में जैसे एनआईओएस, एनआईओएस आदि के कोर्स, आदि के कोर्स। अब कोटा ओपन से कोई बीएड की हो, किसी ने एमए की हो, बताओ कॉलेज में गए थे क्या दिल्ली, नहीं गए सर, तो उनके जो कोर्स है ना वो भी दूरस्थ शिक्षण का उदाहरण है। इनके कोर्सों में क्या होता है, टीचर पढ़ाता तो नहीं है, लेकिन इसमें प्रिंटिंग मटेरियल दे देता है, टीचर के जो नोट्स होते हैं ना उनका प्रिंटिंग मटेरियल या प्रिंटेड मटेरियल, प्रिंटिंग की जगह प्रिंटेड लिख लेना, प्रिंटेड मटेरियल छात्र को दे देते हैं, और छात्र, छात्र को दे दिया जाता है, दे दिया जाता है, और छात्र खुद पढ़ता है, फिर छात्र खुद पढ़ता है। तो बताओ प्रिंट, शिक्षक के जो नोट्स हैं, शिक्षक नहीं, यहाँ पे शिक्षक के नोट्स उसने दूर से नोट्स प्रिंट करवा के छात्र को भेज दिया, अब छात्र खुद पढ़े। तो शिक्षक और छात्र यहाँ भी आमने सामने नहीं है। तो क्या ध्यान रखना है, ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें शिक्षक और छात्र आमने सामने नहीं होके एक दूसरे से दूर हो, वो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली कहलाती है। जैसे ऑनलाइन क्लासें, टेलीविजन शिक्षण, रेडियो शिक्षण, ओपन, कोटा ओपन, इग्नू आदि के कोर्स। जैसे मान लो आप कोटा ओपन से ज्योग्राफी में एमए किया,
तो वो दूरस्थ शिक्षण प्रणाली का उदाहरण है भाई। तो क्या ध्यान रखेंगे, दूरस्थ शिक्षण प्रणाली में क्या कहेंगे कि जब शिक्षक और छात्र, बस सीधी सी परिभाषा इसकी ये याद रखो, हालांकि विभिन्न विद्वानों की परिभाषा भी मैं आपको याद करवाऊंगा। जब शिक्षक व छात्र आमने सामने नहीं हो, जब शिक्षक व छात्र बताओ कहां नहीं हो, आमने सामने नहीं हो, आमने सामने नहीं हो, एक दूसरे से दूर हो, एक दूसरे से क्या हो बताओ, दूर, बोल लो, एक दूसरे से दूर बैठे हो, 50 किलोमीटर भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। मान लो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ झुंझुनू से, और आप मान लो जयपुर में बैठ के देख रहे हो, दौसा में, टॉप में, भरतपुर में, कहीं भी बैठ करके देख रहे हो, तो दूर हुए कि नहीं हुए। तो मैं जो क्लास पढ़ा रहा हूँ वो भी एक तरह से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का ही क्या है, उदाहरण है। देखो सुनो, तो अब देखो, दूरस्थ शिक्षण पद्धति या मुख्य शिक्षण पद्धति, जब शिक्षक व विद्यार्थी आमने सामने नहीं हो, आमने सामने नहीं हो, बल्कि एक दूसरे से दूर रहकर भी शिक्षण कार्य में संलग्न रहे, उसे दूरस्थ शिक्षण कहते हैं। सीधी सी बात, शिक्षण सामने नहीं है, दूर है एक दूसरे से। इस विधि में शिक्षण सामग्री विद्यार्थी को घर पर ही उपलब्ध करवा दी जाती है। नॉर्मली क्या होता है, इसमें शिक्षण सामग्री घर पे ही, यानी ओपन यूनिवर्सिटी के जो कोर्स होते हैं ना, ये कहाँ किया जाता है, जो ओपन यूनिवर्सिटी वाले कोर्स हैं, यानी कोटा ओपन, कोटा ओपन मान लो, चाहे आप इग्नू मान लो, इग्नू यूनिवर्सिटी है, एक ओपन यूनिवर्सिटी है ये भी, चाहे आप मान लो ओपन बोर्ड वाले मान लो। अरे ओपन बोर्ड अगर किसी ने दिया है तो उनको तो पता होगा ना, ओपन बोर्ड में क्या होता है, या ओपन कोटा ओपन से किसी एमएससी या एमए की है, तो उसमें क्या होता है, अपने को शिक्षण सामग्री घर पे ही पहुंचा दी जाती है, किताबें घर पे ही आ जाती हैं और अपन खुद ही पढ़ते हैं उसको। बताओ बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो ये ओपन बोर्ड हुआ, एनआईओएस, एसआईओएस, राजस्थान वाले को एसआईओएस कहते हैं, स्टेट ओपन बोर्ड है ना। तो कोटा ओपन, इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये इसका नाम है ना। तो इनके जो कोर्स हैं, इनमें क्या किया जाता है, प्रिंटेड मटेरियल के रूप में मटेरियल घर पर ही पहुंचा दिया जाता है विद्यार्थी को, इस तरह से किया जाता है। अब देखो आगे, अब देखो, इसमें शिक्षक विद्यार्थी के साथ अंतः क्रिया करने के लिए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे को शिक्षक पढ़ाएगा, उसके सामने नहीं है। अब उसके सामने नहीं है और फिर बच्चे को पढ़ाना है, तो बताओ वो क्या कर सकता है, या तो प्रिंटेड मटेरियल दे दे बच्चे को, तो प्रिंट मीडिया का यूज हो गया, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यानी मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से पढ़ाए। तो दो चीजों का यूज करेगा, या तो प्रिंट चीजों का, या तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का। या तो प्रिंट करवा के अपनी किताबें दे देगा बच्चे को, या तो फिर मोबाइल से ऑनलाइन लाइव क्लासें, कंप्यूटर से ऑनलाइन लाइव क्लासें। तो ऐसे पूछ ले, ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग किया जाता है? ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। क्या कहोगे? दूरस्थ शिक्षण विधि, दूरस्थ शिक्षण विधि। देखो उदाहरण, ये इंपॉर्टेंट है भाई, दूरस्थ शिक्षण के उदाहरण देखो, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्स, इग्नू के कोर्स। इग्नू देखो, ये इग्नू का पूरा नाम याद रखना, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और ओपन बोर्ड, ओपन बोर्ड की परीक्षा किसी ने दी हो या आपके घर में किसी ने दी हुई हो, तो ओपन बोर्ड के कोर्स, ओपन बोर्ड के कोर्स। ऑनलाइन शिक्षण भी इसका उदाहरण है, टीवी शिक्षण भी इसका उदाहरण है, रेडियो शिक्षण भी इसका उदाहरण है, वर्चुअल क्लास भी इसका उदाहरण है, जूम मीटिंग भी इसका उदाहरण है, लाइव क्लासेज भी इसका उदाहरण है। सभी को निरंतर व आजीवन शिक्षा। अब देखो, देखो घर पे काम करने वाली गृहिणी है, मान लो किसान है, मजदूर है, दिव्यांग है। अब बताओ वो बेचारे अगर कॉलेज में नहीं जा सकते, स्कूलों में नहीं जा सकते, वो शिक्षा कैसे प्राप्त करें? तो उनकी शिक्षा रुके नहीं, निरंतर प्राप्त होती रहे उनको शिक्षा, इसके लिए ये है कौन सा? दूरस्थ शिक्षण। तो सभी को निरंतर और आजीवन शिक्षा ये देता है, और इसमें विद्यार्थी को स्व अधिगम व स्व क्रिया के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। दूरस्थ शिक्षण में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें विद्यार्थी खुद ही पढ़ता है, यानी विद्यार्थी को आपने प्रिंटेड मटेरियल दे दिया, चाहे लाइव क्लास दे दी, लेकिन पढ़ना विद्यार्थी को खुद को है, टीचर केवल मार्गदर्शन देता है। यानी ऑनलाइन शिक्षण में तो फिर भी टीचर पढ़ाता है, लेकिन उसमें तो प्रिंटेड मटेरियल में तो टीचर केवल मार्गदर्शन ही देगा, प्रिंटेड मटेरियल दे दिया, अब बच्चा खुद ही पढ़ेगा। बोलो कोटा ओपन से आप बीएड कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, तो आपको मटेरियल दे दिया, पढ़ना कैसे है? खुद को पढ़ना है, और मार्गदर्शन आपको टीचर से या स्टडी सेंटर वाले देते रहेंगे। जगह जगह इनके स्टडी सेंटर होते हैं, वहां से मार्गदर्शन थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा, तो ध्यान रखना आप। अब देखो इसके नाम, इसके क्या हो जाएंगे बताओ? नाम। देखो यानी दूरस्थ शिक्षण पद्धति के अन्य नाम, दूरस्थ शिक्षण पद्धति के अन्य नाम सुनो, दूरस्थ शिक्षण पद्धति के अन्य नाम। देखो आपसे पूछ रहे दूरस्थ शिक्षण पद्धति के 6 और नाम है,
तो गुरुजी 6 नाम कैसे याद करें? मैं करवा दूंगा, सुनो। पहला ही पहला इसमें बच्चा घर पे रह के पढ़ेगा, चाहे ऑनलाइन क्लास लो, चाहे आप कोटा ओपन से एमएससी कर रहे हो, बोलो कॉलेज में या कोचिंग में जाओगे क्या? नहीं गुरुजी, घर पे ही पढ़ेंगे। तो घर पे पढ़ेंगे, इसलिए एक तो इसका नाम हो गया गृह अध्ययन। बताओ क्या हो गया? गृह अध्ययन। पहला नाम याद हो गया क्या? हो गया। दूसरा, मान लो कॉलेज में अगर जा रहे हैं, अपने को पहला पीरियड हिंदी का पढ़ा रहा है टीचर, तो पहले पीरियड में हिंदी पढ़नी पड़ेगी, उस समय पढ़नी ही पड़ेगी। लेकिन ऑनलाइन शिक्षण में क्या कर सकते हो आप, या कोटा ओपन वाले में क्या कर सकते हो, आपको मटेरियल आपके पास है, आपकी इच्छा हो हिंदी पहले पढ़नी है, पहले पढ़ लो। ज्योग्राफी में मान लो आपको भूकंप पहले पढ़ने हैं, पहले पढ़ लो। ज्वालामुखी पहले पढ़ने हैं, तो ज्वालामुखी पहले पढ़ लो। यानी आप अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र रूप से इसमें अध्ययन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? स्वतंत्र रूप से। इसलिए ये हो गई, इसका एक नाम हो गया स्वतंत्र अध्ययन। बताओ क्या हो गया? स्वतंत्र अध्ययन। क्या सर? ठीक है। तीसरा, स्वतंत्र कोई मुक्त नहीं बोलते क्या? बताओ। स्वतंत्र, मुक्त नहीं, मुक्त। स्वतंत्र कोई क्या बोलेंगे? मुक्त। तो तीसरा हो गया मुक्त अध्ययन। बताओ क्या हो गया? मुक्त अध्ययन हो गया। 3 नाम याद हो गए। पहला क्या है? घर पे रह के पढ़ेगा, तो गृह अध्ययन। दूसरा हो गया स्वतंत्र रूप से पढ़ सकता है बच्चा, इसमें बंधा हुआ नहीं है, टीचर उस पर जोर नहीं डाल सकता कि पहले यही पढ़ा, अपनी इच्छा के हिसाब से पढ़ेगा, अपनी गति समय के हिसाब से। इसलिए मुक्त अध्ययन और स्वतंत्र अध्ययन। ठीक है। चौथा, चौथा देखो, आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं मैं तो पत्राचार से बीएड कर रहा हूं। मैं तो क्या कर रहा हूं? पत्राचार से बीएड। इसलिए एक नाम इसका हो गया पत्राचार अध्ययन। बताओ क्या हो गया? पत्राचार अध्ययन। पांचवा, इसमें टेलीविजन वाला भी आता है, तो इसलिए इसको टेली एजुकेशन भी कहते हैं। टेलीविजन के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से इसमें शिक्षण करवाया जाता है, इसलिए एक नाम इसका हो गया टेली एजुकेशन। क्या नाम हो गया? बोलो। टेली एजुकेशन। एक नाम ये हो गया सर। और छठा नाम क्या हो जाएगा? बताओ। छठा नाम इसका हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के माध्यमों का इसमें यूज करते हैं, टेलीफोन का, है ना, मोबाइल फोन का, और आपके प्रिंट माध्यम का, तो इसलिए इसको बहुमाध्यम अध्ययन भी कहते हैं, या बहुमाध्यम विधि भी कहते हैं, बहुमाध्यम अध्ययन। बोलो याद हो गए क्या? पहला तो क्या, घर पे रह के पढ़ता है बच्चा, कोचिंग में नहीं जाता, कॉलेज में नहीं जाता, इसलिए गृह अध्ययन हो गया। दूसरा, स्वतंत्र रूप से पढ़ सकता है, तो स्वतंत्र अध्ययन हो गया, उस पर प्रेशर नहीं किसी प्रकार का। और स्वतंत्र को क्या बोलते हैं? मुक्त अध्ययन। ओपन, देखो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, आपने सुना होगा कोटा, कोटा ओपन, तो ओपन का मतलब है मुक्त, हिंदी में इसका क्या मतलब है? मुक्त। वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, ऐसा उसका नाम आता है। फिर पत्राचार के माध्यम से अध्ययन होता है, प्रिंटेड मटेरियल दिया जाता है, तो पत्राचार अध्ययन कहते हैं इसको। टेलीविजन के माध्यम से शिक्षण होता है, इसलिए इसे टेली एजुकेशन भी कहते हैं। बहुत सारे माध्यमों का उपयोग होता है, इसलिए इसे बहुमाध्यम भी कहते हैं। देखो, पत्राचार शिक्षा, बहुमाध्यम शिक्षा, गृह अध्ययन, स्वतंत्र अध्ययन, मुक्त अधिगम और टेली एजुकेशन। और इसमें देखो स्टडी सेंटरों पर होता है। नॉर्मली क्या होता है, मान लो बच्चे के प्रैक्टिकल होने हैं, कोई छोटा मोटा उसको कुछ करवाना भी है, अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो इसके लिए स्टडी सेंटर होते हैं। यानी जैसे कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोटा जाके परीक्षा देनी पड़ेगी, जगह जगह उसके स्टडी सेंटर होंगे, सीकर में, जयपुर में, झुंझुनू में, अलग अलग, तो वो जोधपुर में, इस तरह से, तो स्टडी सेंटर होते हैं जगह जगह। इसमें शिक्षण टीवी से भी होता है, टीवी कक्षाओं के माध्यम से भी होता है, इसीलिए इसको टेली एजुकेशन कह दिया। टेली यानी इसमें टेलीफोन का, है ना, टीवी का इनका उपयोग करते हैं, इसलिए टेली एजुकेशन, ये इनके नाम हो गए। अब देखो आगे, गुण और दोष। अब ये लास्ट चीज है, देखो गुण। सबसे पहले अपन गुण पढ़ रहे हैं, सुनो। दूरस्थ शिक्षण प्रणाली के गुण, ये याद रखना। देखो, दूरस्थ शिक्षण प्रणाली के गुण या दूरस्थ शिक्षण विधि के गुण। पहला तो बताओ, घर बैठे पढ़ सकते हो क्या? घर पर बैठकर पढ़ सकते हैं गुरुजी, न तो कॉलेज जाना पड़ेगा, न तो कोचिंग जाना पड़ेगा। तो पहला तो इसका फायदा ये हो गया कि घर बैठे शिक्षण कर सकते हैं, घर बैठे शिक्षण कर सकते हैं। नंबर 1 बात तो हो गई। दूसरा, घर बैठे कर सकते हैं, इसलिए फायदा किस किस को हुआ? एक तो मान लो कोई नौकरी वाला आदमी है, मान लो आप में से कोई लेवल 1 की तैयारी करने वाला अभ्यर्थी है, उसका लेवल 1 में नंबर आ गया। अब लेवल 1 में वो परेशान हो गया, 5-6 महीने पढ़ा यार, फिर उसको आनंद नहीं आ रहा, सब उसको यूं कर रहे हैं लेवल 1 का है, तो लेवल 1 कह कह के, या स्कूल में मान लो ग्रेडिंग के हिसाब से उसका जो पोस्ट है वो सबसे इस तरह से आ गई, मतलब लेवल 1 में, उसके ऊपर लेवल 2 है, फिर आपके सेकंड ग्रेड है, फिर थर्ड ग्रेड है, फिर वाइस प्रिंसिपल है, फिर प्रिंसिपल है। तो वो देखा यार लेवल 1 में तो कोई मजे वाली बात नहीं है, तो फिर वो लेवल 2 में जाना चाहता है। अब लेवल 2 में जाना चाहता है तो उसको बीएड करनी पड़ेगी। अब उसकी नौकरी है 10 से लेके 4 तक की, तो बताओ बीएड कैसे करेगा?
तो वो सेवारत है, ऐसे लोगों के लिए बीएड दूरस्थ शिक्षण द्वारा करेगा, कोटा ओपन से करेगा, इग्नू से करेगा। तो क्या ध्यान रखना है, सेवारत और कामकाजी लोगों के लिए। सेवारत का मतलब जो नौकरी में है पहले से, या फिर जो कामकाजी लोग जो घर पे कामकाज करते हैं, किसान मजदूर, कामकाजी लोगों के लिए उपयोगी। बोलो बात समझ में आ गई क्या? सर ये भी बात समझ में आ गई। भाई घर पे बैठे कर सकते हैं, घर पे बैठे कर सकते हैं, इसलिए कामकाजी लोगों के लिए, सेवारत लोगों के लिए उपयोगी है। मान लो कोई व्यक्ति नौकरी में, मान लो आप 3rd ग्रेड में लग गए, अब आपको आरएस की तैयारी करनी है। अब तैयारी करने कोचिंग के लिए स्प्रिंग बोर्ड जयपुर या किसी भी कोचिंग में आप जा नहीं सकते, मान लो, है ना, सम्यक इस तरह की आरएस की जो बड़ी बड़ी कोचिंग है उनमें आप जा नहीं सकते, मान लो कोचिंग करने के लिए कि भाई मेरी तो नौकरी है, नौकरी कहाँ छोड़ू। तो आप नौकरी भी करना चाहते हो, तो फिर आप क्या करोगे, 10 से 4 की नौकरी करके फिर 4 बजे के बाद में ऑनलाइन क्लास ले लो। बताओ कर सकते हो ना? तो सेवारत लोगों के लिए बड़ा उपयोगी है। इसके अलावा मान लो कोई किसान है, और कौन कौन से लोग हैं, कोई किसान है, मान लो खेती का काम करना जरूरी है, तो वो खेती करता करता रात को पढ़ लेगा। कोई मजदूर है, कोई गृहिणी है, गृहिणी का मतलब काम करने, हाउसवाइफ है, और कोई आपके दिव्यांग कोई अपना भाई है, दिव्यांग भाई है, मान लो दिव्यांग कोई भाई बहन है, उनके लिए उपयोगी। उनके लिए बताओ क्या हो जाएगी, ये उपयोगी हो जाएगी। उनके लिए भी क्या हो जाएगी, उपयोगी। और आप यूं भी कह सकते हो, इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो, दूरस्थ स्थानों के जो लोग हैं, दूरस्थ स्थानों के लोगों के लिए उपयोग। दूरस्थ स्थान या दुर्गम स्थान है किसी का, कोई जंगलों में रहता है, पहाड़ों पर रहता है, और जयपुर पहुंचना, कॉलेजों में जाना संभव नहीं है, तो उन लोग दूरस्थ स्थानों के लोगों के लिए भी उपयोगी। ये ध्यान रखना कि भाई दूर कोई बैठा हुआ है तो सर उसके भी काम आ जाएगी, उसके भी ये क्या आ जाएगी, काम आ जाएगी। घर बैठे आराम से आप कर सकते हो। सेवारत लोगों के लिए भी उपयोगी है। बताओ किसके लिए उपयोगी हो जाती है, सेवारत लोगों के लिए भी क्या हो जाएगी, ये उपयोगी हो जाएगी। क्या सर और क्या हो सकते हैं इसके, और देखिए क्या हो सकते हैं इसमें आपके। हाँ देखो, इसमें एक मेन चीज ध्यान रखना, इसमें अपनी इच्छा, समय और योग्यता, 3 चीज याद रखना। इच्छा, समय और योग्यता के अनुसार व्यक्ति अध्ययन कर सकता है। इच्छा, समय और योग्यता के अनुसार क्या कर सकता है, बताओ, व्यक्ति अध्ययन कर सकता है। कैसे, सुनो। मान लो आप कॉलेज में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो तो पहला पीरियड इंग्लिश का है तो इंग्लिश का ही लेना पड़ेगा। स्कूल में जा रहे हो, पहला पीरियड इंग्लिश का है, इंग्लिश का ही लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ घर पे आपकी इच्छा होगी, इंग्लिश तो मेरे समझ में कम आ रही है, मैं तो भूगोल पढ़ूंगा, भूगोल पढ़ लो। तो अपनी इच्छा के अनुसार, समय के अनुसार, मान लो दिन में टाइम नहीं है, रात को पढ़ सकते हो। योग्यता के अनुसार, मान लो आप से एक पाठ याद नहीं हो रहा, आधा कर लो, आधा नहीं हो रहा है तो 2 पेज कर लो। तो अपनी इच्छा, योग्यता और समय के अनुसार व्यक्ति इसमें क्या कर सकता है, अध्ययन कर सकता है। और इसमें तीनों तरह के, यानी ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोवैज्ञानिक, तीनों तरह के उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है। मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों की क्या हो जाती है, बताओ, प्राप्ति हो जाती है। सारे उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है, ये ध्यान रखना। तो घर बैठे पढ़ लेंगे। अच्छा एक चीज और, मान लो आप कोचिंग में आपने एडमिशन लिया, तो कोचिंग की फीस तो लगेगी लगेगी, आपके रूम लेकर के वहां रहोगे, उसका खर्चा नहीं लगेगा क्या, बताओ, लगेगा सर। लेकिन इस पद्धति में क्या फायदा है, इस पद्धति में एक तो ऑनलाइन में फीस भी कम लगेगी, नंबर 1 बात। दूसरा, रूम लेके रहने का जो खर्चा है वो बच गया, यानी हम यूं कह सकते हैं कि रूम लेकर रहने का जो खर्चा है उसकी बचत हो जाएगी। रूम लेकर रहने के खर्चे की बचत, रहने के खर्चे की, बताओ, क्या हो जाएगी, बचत। यानी रूम लेकर के रहने की जरूरत नहीं है। मान लो आप जयपुर जयपुर जाओ पढ़ने के लिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो जयपुर गए, वहां रूम लिया, बताओ खर्चा नहीं लगेगा क्या, सीख कर रहे, रूम लिया, खर्चा लग गया। लेकिन ऑनलाइन में आप घर पे पढ़ रहे हो, रूम लेके रह रहे, तो जो खर्चा लगेगा उसकी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। देखो सुनो, कामकाजी सेवारत लोगों के लिए उपयोगी, घर बैठे ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति कैसे हो रही है, घर बैठे, है ना। और एक बात और ध्यान रखना, आमने सामने की जो शिक्षण पद्धति है, सुनना, आमने सामने की शिक्षण पद्धति का ये विकल्प है, ध्यान रखना। आमने सामने की जो अपनी परंपरागत शिक्षण पद्धति है ना, उसका विकल्प है। पद्धति का ये क्या है, बताओ, विकल्प। यानी कोई बेचारा अगर आमने सामने बैठ करके कॉलेज नहीं जा सकता, स्कूल नहीं जा सकता, आमने सामने बैठकर पढ़ने में असमर्थ है, तो उसके लिए एक विकल्प आ गया कि तुम घर बैठे भी पढ़ सकते हो। स्वयं सीखने का अवसर है, इच्छा, योग्यता, गति के अनुसार पढ़ सकते हैं। इसमें ध्यान रखना, बच्चा स्वयं खुद पढ़ता है, भाई उसको आपने सामग्री दे दी, पढ़ना क्या है उसको खुद। लगभग ऑनलाइन में तो फिर भी टीचर पढ़ाते हैं, टेली एजुकेशन में
इनमें भी बहुत ज्यादा क्योंकि बच्चा इंटरेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन पत्राचार वाले कार्यक्रम में यानी ओपन यूनिवर्सिटी वाले में तो बिल्कुल ही वही है कि उसको प्रिंटेड मटेरियल दे दो, खुद बच्चा पढ़ेगा तो स्वयं सीखता है। ज्ञानात्मक भावात्मक तथा मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों की प्राप्ति दूर दराज के और अभावग्रस्त क्षेत्र के लोगों सुनना, किसान, मजदूर, गृहिणी, विकलांग इनके लिए उपयोगी है। लचीली भी है। लचीली का मतलब जैसे मान लो एक विषय में कोई फेल हो गया तो अगली साल उस एक विषय का पेपर दे सकता है, बाकी की जरूरी नहीं। जैसे ओपन में ऐसे होता है, ओपन में मान लो आपने 5-6 सब्जेक्ट ली तो 6 में से मान लो आप भूगोल में फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 में तो पास हो गए ना, एक को अगले साल कर लो अलग से, फिर दूसरी साल फिर से 6 की देने की जरूरी नहीं है। लेकिन अपने बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड में यह होता है कि आपके मान लो 10वीं क्लास में गणित में फेल हो गए तो फिर अगली साल पूरी दोबारा से इस तरह से। ओपन में ऐसा नहीं है, ओपन में जिसमें फेल हो गए उसको दे दो। विषय भी चुन सकते हो, आप खुद चुन सकते हो कि भाई मुझे गणित समझ में नहीं आ रही, छोड़ो गणित को, चित्रकला ले लो। क्या ले लो? चित्रकला। ऐसे कर सकते हो। अधिगम की स्वतंत्रता है, ध्यान रखना इसमें अधिगम की क्या है? स्वतंत्रता। कोई भी विषय ले सकते हो आप। बाहर रूम लेकर रहने के खर्चे की बचत हो जाएगी। ये सारे पॉइंट मैंने आपको याद करवा दिए। आमने सामने की शिक्षा पद्धति का ये विकल्प है, ध्यान रखना, तथा अनिवार्य अनुपूरक है। दोष भी है, देखो दोष, एक तो तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होती, इसमें तुरंत फीडबैक प्राप्त नहीं होता। मैं मान लो पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, लाइव क्लास ले रहा हूँ, लाइव क्लास में तो फिर भी कमेंट आ जाते हैं, हालांकि मान लो 100 बच्चे देख रहे हैं, 200 देख रहे हैं, तो 200 बच्चों के कमेंट पढ़ना संभव नहीं होता, तो तुरंत फीडबैक प्राप्त नहीं होता। मान लो अपन क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मैं मान लो पढ़ा रहा हूँ समाचार के ककार, तो मैं बच्चों को कहूंगा बोलो समझ में आ गया क्या, बच्चे कहेंगे हाँ, तुरंत फीडबैक आया ना। लेकिन ऑनलाइन में तुरंत फीडबैक नहीं आएगा। मैंने कहा समझ में आ गया क्या, तो हो सकता है 1-2 बच्चे कमेंट कर दें हाँ सर समझ में आया, समझ में आया, लेकिन बाकी का पता कैसे चलेगा? कुछ बच्चे नेगेटिव कमेंट तो वैसे नहीं कर सकते। किसी बच्चे ने कह दिया कि सर हमें आपका पढ़ाना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, तो उस बच्चे को तो बेचारे को ब्लॉक ही कर दिया जाएगा ऑनलाइन क्लास के दौरान। तो इसका मतलब कमेंट भी वो शिक्षण कार्य के अनुसार चलेंगे। और मीडिया का दुरुपयोग भी किया जा सकता है, यानी मान लो ऑनलाइन शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो बच्चा हो सकता है शिक्षण कार्य करे नहीं और दूसरा काम करने लगे फोन से, तो दुरुपयोग कर सकता है। या कोई उससे ओटीपी मांग ले, मान लो ओटीपी मांग के उसके घर वालों के खाते खाली कर दे, तो मीडिया का दुरुपयोग भी संभव है। तो क्योंकि इसमें मुख्य रूप से मोबाइल फोन इसमें काम में आता है दूरस्थ शिक्षण में, तो इसलिए उसका दुरुपयोग भी संभव है। और तुरंत फीडबैक प्राप्त नहीं होता। टीचर ने पढ़ाया वो समझ में आया नहीं आया, इसका फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होगा, ये इसका दोष है। बोलो ठीक है सर। तो ये ध्यान रखना दूरस्थ शिक्षण प्रणाली की बात। अब देखो परिभाषाएं, अब 2-3 परिभाषाएं हैं किसकी? दूरस्थ शिक्षण प्रणाली की। किसकी है बताओ? दूरस्थ शिक्षण प्रणाली की 2-3 परिभाषाएं हैं, ये याद रखना। दूरस्थ शिक्षण प्रणाली की 2-3 परिभाषाएं सुनो। दूरस्थ शिक्षण प्रणाली की 2-3 परिभाषाएं सुन लो। पहली तो है पीटर की। पहली तो किसकी है? पीटर की। पीटर क्या कहता है? पीटर देखो 3-4 चीजों पर जोर ज्यादा देता है, सुनना। शिक्षा, शिक्षा, ज्ञान, कौशल तथा अभिवृद्धि। ये क्या कहता है? शिक्षा, ज्ञान, कौशल तथा अभिवृद्धि। इसका मतलब ये याद रख लो कि पीटर का नाम आ जाए ना तो 4 चीजें हमें याद करनी है। शिक्षा, ज्ञान, कौशल और अभिवृद्धि, ये 4 नाम अगर दूरस्थ शिक्षण की परिभाषा में किसी ने दिए तो वो कौन हो जाता है? अपने पीटर। कौन हो जाते हैं? पीटर। देखो दूरस्थ शिक्षा ज्ञान, कौशल तथा अभिवृद्धि प्रदान करने की एक नवीन तथा उभरती हुई विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली शैक्षिक संरचना है। ये कह रहे हैं कि ज्ञान, कौशल, अभिवृद्धि देने के लिए एक नवीन तकनीक है। ये क्या है? एक नवीन तकनीक है जो दूरगामी शिक्षा के रूप में लोगों को शिक्षा देने में समर्थ है। ये दूरगामी शिक्षा है, दूर से ही बच्चों को क्या दे देती है? शिक्षा दे देती है। तो इसमें 3-4 शब्द याद रखना कि भाई ये पीटर की परिभाषा में है। चलो उसके बाद आ जाता है फिलिप कोलंबस और मंजूर अहमद के अनुसार। ये क्या कहते हैं? मंसूर अहमद, देखो मंसूर अहमद कहते हैं कि जहां अपनी परंपरागत प्रणाली औपचारिक है, परंपरागत प्रणाली क्या है? औपचारिक, वहीं ये प्रणाली है सुसंगठित। बताओ कैसी है? सुसंगठित शैक्षिक प्रणाली। तो अगर ऐसे शब्द आ जाए दूरस्थ शिक्षण प्रणाली की परिभाषा में, अगर सुसंगठित शैक्षिक प्रणाली शब्द का किसी ने प्रयोग किया है तो वो है अपने फिलिप साहब और मंजूर अहमद साहब। देखो पहले से स्थापित औपचारिक शिक्षा यानी अपने पहले से जो परंपरागत प्रणाली चली आ रही है उसके क्षेत्र से बाहर चलने यानी उससे अलग चलने वाली सुसंगठित शैक्षिक प्रणाली को दूरस्थ शिक्षा कहा जाता है। ये क्या करे? अपनी जो परंपरागत शैक्षिक प्रणाली ना उससे अलग एक प्रणाली आई है जो दूरस्थ है, जो कि सुसंगठित है, जो कि शैक्षिक है। यह एक स्वतंत्र प्रणाली के रूप में अथवा किसी बड़ी प्रणाली के अंग के रूप में
सीखने वालों के लिए एक निश्चित समूह को निश्चित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मदद देती है। तो ये एक स्वतंत्र प्रणाली है जिसमें बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है बताओ, सीख सकता है। अब देखो लास्ट है कुल श्रेष्ठ। कुल श्रेष्ठ, अब कुल श्रेष्ठ की परिभाषा, डॉक्टर कुल श्रेष्ठ की परिभाषा को ऐसे याद रखो कि भाई जो दूरस्थ शिक्षण प्रणाली है ना वो श्रेष्ठ है। क्या याद रख लोगे? श्रेष्ठ है। अब कोई आपसे पूछ ले क्यों श्रेष्ठ है, तो आपको तीन चीजें याद रखनी है। सर इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि ये व्यापक है। व्यापक कैसे है? क्योंकि हर क्षेत्र इसमें शामिल है ना। ऑनलाइन शिक्षण भी इसमें शामिल है, पत्राचार भी शामिल है, खूब सारे माध्यमों का प्रयोग है, इसलिए व्यापक है ना। हर क्षेत्र में है, बीएड भी करवाती है, स्कूली शिक्षा में भी है, सब में है, तो व्यापक हो गई। और अनौपचारिक है। ये कैसी है? अनौपचारिक, यानी जिस तरह से क्लास में शिक्षक और विद्यार्थी आमने सामने होता है, उनके बीच में औपचारिकताएं होती है, वैसे इसमें नहीं होती, वैसे इसमें नहीं होती। तो श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि यह व्यापक है, अनौपचारिक है, और इसमें दूर दूर से विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दूर से विद्यार्थी क्या कर सकता है? ज्ञान प्राप्त कर सकता है, इसलिए श्रेष्ठ है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि भाई जो कुल श्रेष्ठ की परिभाषा है उसमें आपको व्यापक, अनौपचारिक और दूर दूर से सीखना, इस तरह के शब्द मिलेंगे। समझ रहे हो? तो आप क्या कहोगे कि श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि व्यापक है, अनौपचारिक है और दूर दूर के लोग सीख सकते हैं। तो ये कुल श्रेष्ठ की परिभाषा सुनो। दूरस्थ शिक्षा व्यापक, सुनना मैंने याद करवा दिया, तथा अनौपचारिक शिक्षा की एक विधि है जिसमें दूर दूर के स्थानों पर स्थित छात्र शैक्षिक तकनीकी द्वारा, ये ध्यान रखना, ये कह रहा है तकनीक द्वारा, यानी दूर बैठे हुए छात्र भी तकनीक द्वारा सीख सकते हैं। शैक्षिक तकनीकी द्वारा प्रायोजित विकल्पों में से निश्चित विकल्पों को, जैसे भली भांति संरचित स्वयं सामग्री, पुस्तक, संदर्भ, शोध पत्रिकाएं के सेट, चार्ट, मॉडल, पोस्टर तथा अन्य दृश्य सामग्री, टेलीविजन, रेडियो प्रसारण आदि का प्रयोग करते हुए शिक्षा के उद्देश्यों को की विधा है। शिक्षा के उद्देश्यों की क्या है? विधा है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई दूर बैठे विद्यार्थी ही तकनीकी साधनों के माध्यम से, जैसे पुस्तक हुई, है ना, मॉडल हुए, चार्ट हुए, पोस्टर हुए, शैक्षिक सामग्री हुई, टेलीविजन हुआ, रेडियो हुआ, है ना, मोबाइल हुआ, इनके माध्यम से वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आज साथियों हमने 5 विधि बहुत ही अच्छी तरह से की है। कौन कौन सी की है सर? व्यतिरेक विधि, अर्थबोध विधि या उद्बोधन विधि, तीसरी हमने कक्षा विनय विधि और रंगमंच प्रणाली, 4 हो गई, और 5वीं हमने दूरस्थ शिक्षण प्रणाली की है। तो ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझाई गई है। तो और पैनल पीडीएफ अगर आपको इसकी चाहिए, आज की वीडियो की पैनल पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।